मेरी 14 साला बहू कुछ दिन हमारे घर रहने आई थी। मैंने जो सोचा वो एक बच्चा था जो मुकम्मल आग साबित हुआ। मेरी बीवी को मेरी माँ के साथ अस्पताल में दाखिल कराया गया, इसलिए मेरी सास रात को मेरी बहन को मेरे साथ छोड़ दे। मैंने इसे एक बच्चे के तौर पर सोचा और उसके साथ सो गया। नए घर में मुंतकिल होने से मत घबराएं, लेकिन ये मेरे बिस्तर में मेरे साथ रात के वक्त में 12 बजे के अर्द गिर्द मेरे कमरे का दरवाज़ा पर दस्तक दी। तो मैं जानता था कि ये सब में ही होने वाला था, क्योंकि इस वक्त वो पूरे घर में अकेली थी और वो पहली बार हमारे घर रहने आई थी, इसलिए शायद वो रात को इससे खौफजदा थी। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, मुझे ये देखकर हैरत हुई कि वो नीम बरहना हालत में नाट पहने दरवाजे पर खड़ी है। जैसे ही इसने मुझे देखा, वो कहने लगी, अरशद भाई, मुझे आपके घर में बहुत डर लगता है। क्या मैं आपके साथ आपके कमरे में रात गुजार सकता हूँ? मेरी नज़र में नीदा एक 14 साला लड़की थी, लेकिन ये पहली बार है जब मैंने इसे देखा है। ये गुलाब की पंखड़ी की तरह था। 14 साल की उम्र में उनका जिस्म बहुत छोटा हो गया था। कमरे में धीमी रोशनी के बावजूद इसके जिस्म का हर हिस्सा नीम बर्राने की रात में खेलता हुआ देखा गया। वो मेरी बीवी की छोटी बहन थी। ये सोचकर मैंने इसके वजूद से अपनी आंखें चरा लीं और इसे सोफे पर तका पर रखकर खुद बिस्तर पर लेट गया। इसने मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मेरी शादी को 5 साल होने वाले थे और मेरी शादी के वक्त नीदा 9 साल की लड़की थी। मुझे अपने ससुरालियों से मिलने बहुत कम जाना पड़ता था, इसलिए मैं अभी भी बचपन में नीदा के बारे में सोच रहा था, लेकिन मैं जानता था कि ये एक मुकम्मल तबाही थी। मैं मोबाइल में डूबा हुआ था और नीदा बेचैनी से सोफे पर लेटी हुई थी। रात के स्पेयर मोबाइल पर एक से ज्यादा चीजें सामने आ रही थीं, जिसकी वजह से मेरे नींद के जज्बात जाग रहे थे। मैंने नड्डा से पूछा कि क्या कोई मसला है। नड्डा ने कहा, अरशद भाई, ये सोफी बहुत छोटी है और मेरे पाँव सोफी से बाहर निकल रहे हैं, जिसकी वजह से मैं ठीक से लेट नहीं पा रही हूँ। नड्डा की बात सुनने के बाद मैंने कहा, ठीक है नड्डा, तुम बिस्तर पर आओ, मैं सोफे पर बैठूंगा। जैसे ही मैं बिस्तर पर पहुंचा, मैं अपना तका लेकर उठने लगा, लेकिन नड्डा ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोका और कहा, अरशद भाई, क्या आप सारी रात बैठेंगे? आओ मेरे साथ मेरे बिस्तर पर सो जाओ, मुझे कोई मसला नहीं होगा। मेरे लिए नड्डा के जिस्म से आंखें निकालना मुश्किल था। बड़ी मुश्किल से मैंने दूसरी तरफ मुड़कर मोबाइल चलाना शुरू कर दिया। पता नहीं कब आंखें खोलीं। मुझे नींद आने के कुछ ही देर बाद अचानक मेरी आंखें खुल गईं और मेरे गूंगा होने लगे। मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि मैंने जो सोचा वो एक छोटा बच्चा था, वो सब शराब थी। हर गुजरते लम्हे के साथ मेरा दिल धड़कने लगा, लेकिन मुझे अपने आप पर काबू रखना बहुत मुश्किल लगा। लेकिन फिर नीदा ने मेरे साथ कुछ ऐसा किया कि मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल आए, और अगरचे मैं नहीं चाहता था, मुझे इसे कबूल करना पड़ा। बाबा और मेरी शादी को 5 साल हो चुके हैं, और उन 5 सालों में एक भी दिन ऐसा नहीं था जब सबा ने मेरी खिदमत में कोई कसर ना छोड़ी हो। मैं और सबा पहली बार कॉलेज में मिले और हमें पहली नज़र में ही प्यार हो गया। हम दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए और शादी कर ली। जब मैंने अपने घर वालों को सबा की हालत के बारे में बताया तो मेरी माँ ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि वो कभी भी खानदान से बाहर मुझसे शादी नहीं करेंगे। लेकिन मैं सबा की मोहब्बत में इस हद तक जा चुका था कि वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। इसके बगैर 2 घंटे तक जीना मुश्किल था। हम दोनों ने अपनी मोहब्बत में तमाम हुदूद उबूर कर ली थी। कॉलेज जाने के बाद हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर बाहर जाते थे और कॉलेज के पीछे बने छोटे होटलों में एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते थे। मैंने अपनी माँ को राज़ी करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो किसी भी हालत में शादी पर राज़ी नहीं हुई और मैं सबा के साथ भाग गया और शादी कर ली। जब मेरे वालिदैन को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि मैं कोई नौकरी नहीं करता था और कोई आमदनी नहीं थी। और जब सबा के घर वालों को इसके बारे में पता चला तो वो भी हमारी शादी के खिलाफ हो गए और इसी वजह से मैं कुछ कमा नहीं सका।
बाबा के घर वालों को कायल करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन सबा के घर वालों ने हमसे मिलना बंद कर दिया। एक लंबे अरसे तक मैं और सबा ने एक लम्बी जिंदगी गुजारी, लेकिन जैसे ही मुझे नौकरी मिली और हालात बेहतर हुए, सबा ने अपने खानदान से मिलना शुरू कर दिया। लेकिन अब मैं उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता, क्योंकि जब हालात मुश्किल थे तो उन्होंने मुझे कबूल नहीं किया। इसीलिए मैं सबा के घर जाता था, साल में एक या दो बार। इसलिए मैंने बाबा की छोटी बहन नीदा को कभी ठीक से नहीं देखा था। न ही मुझे मालूम था कि वो अब एक खूबसूरत 14 साला लड़की थी। खुदा ने हमें कई सालों तक बच्चों की बरकत से महरूम रखा था और काफ़ी इलाज के बाद सबा अब हमारे बच्चे को जन्म देने वाली थी। मेरा खानदान वहाँ मौजूद नहीं था, इसलिए मुझे सबा की माँ को फ़ोन करने पर मजबूर किया गया, और जब हम सबा को अस्पताल ले गए तो डॉक्टर ने कहा कि सबा को 1-2 दिन अस्पताल में रहना पड़ेगा। वो हमल के दौरान मुतअद्दिद बीमारियों में मुब्तला थी, इसलिए यह बहुत मुश्किल था। सबा के वालिदैन शहर से बाहर चले गए थे, इसीलिए सबा वालिदे अपनी छोटी बहन को मेरे साथ हमारे घर में छोड़ गई, क्योंकि वो उसे अकेला नहीं छोड़ सकती थी। काफ़ी अरसे बाद सबा की बहन पहली बार नीदा को देख रही थी और मैं ये देखकर हैरान रह गई। मैं सबा की खूबसूरती से हैरान था, लेकिन इसकी छोटी बहन इससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत थी, और जब मैंने इसे देखा तो मैं उसे भूल गया। रीडा ने सबा की गैर मौजूदगी में घर के तमाम काम बहुत अच्छे से किए और मुझे बिल्कुल महसूस नहीं हुआ कि सबा घर में नहीं थी। उसने पूरे घर को अच्छी तरह साफ किया और सोने की तैयारी करने लगा, इसलिए मैं भी अपने कमरे में चला गया। लेकिन कुछ देर बाद जब कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई तो पता चला कि नीदा आ गई है। शायद इसे किसी चीज़ की ज़रूरत थी, लेकिन मैं बिल्कुल बेखबर था कि नीदा किसी और इरादे से आया था। पहले तो वो आराम से सोफे पर बैठ गई और कहा कि मैं बहुत तन्हा और खौफजदा महसूस कर रही हूँ, क्योंकि ये घर मेरे लिए बिल्कुल नया है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना रात आपके कमरे में गुजारें। मैंने नीदा से कहा, ठीक है, तुम आ गई हो, ये तुम्हारा अपना घर है, आप यहाँ सो सकते हैं। लेकिन नीम पर फरहाना नाइट में नीदा को देखकर मेरी आंखें बार बार उसके जिस्म की तरफ झपक रही थी। मुझसे बात करते हुए वो सोफे पर लेट गई और मैं बड़ी मुश्किल से इसकी आंखें चराकर अपने फ़ोन पर तवज्जो देने लगा। कुछ देर बाद मिजाज बदलने लगा। मेरी तवज्जो बार बार उसके वजूद की तरफ घूम रही थी, और जब मैंने इसे बेचैन देखा तो मैं पूछ रहा था कि क्या हुआ था। वो कहने लगी कि सोफी बहुत तकलीफदेह है और मैं इस पर आराम से सो नहीं सकती। जैसे ही मैंने ये सुना, मैंने इससे कहा कि उसे बिस्तर पर आना चाहिए और मैं सोफे पर सोऊंगा। जैसे ही मैं बिस्तर पर पहुंचा मैं उठने लगा। नीदा ने फौरन मेरा हाथ पकड़ा और कहा, हिरिश्त भाई, आपको तकलीफ उठाने की क्या ज़रूरत है, ये आपका घर है। मैं एक तरफ लेट गया, दूसरी तरफ लेट जाएं। मैं नीदा की बेगुनाही देखकर हैरान रह गया, लेकिन मैं भी आराम करना चाहता था। मैंने सारा दिन अस्पताल में गुजारा, तो मैं एक कोने से बिस्तर पर लेट गया और अपने फ़ोन को देखने लगा। इसके जज्बात पर नीदा की मौजूदगी और नड्डा मेरी बहन नहीं है, वो मेरी बेटी है। जैसे फूफ की मौत के बाद अबुआ हमें घर ले आया, लेकिन मुझे बचपन से ही इससे नफरत थी, क्योंकि घर की हर चीज़ मेरी थी और इसे मेरी हर चीज़ की ज़रूरत होती। मेरे वालिद ने कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं की, लेकिन इसके बावजूद वो मुझ पर मुस्कराती है। उसकी आंखें सब कुछ हैं। जुबा मेरे लिए चीज़ लाती है, वो आपको पसंद करती है कि आपसे शादी करें, आप मेरे घर नहीं आते। मुझे यकीन था कि वो आप पर अपनी नज़रें नहीं रखेगी, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मैं दौड़ में इतना आगे हूँ कि इसने आपको मुझसे छीनने के लिए सब कुछ किया था कि मैं सोच भी नहीं सकता था। सबा की आंखों में आंसू थे और वो मुझे बता रही थी नड्डा न जाने से पहले उसने मुझे तमाम वीडियोस और वो तमाम तस्वीर भी दिखाएं जिनमें हम साथ थे। मैं सबा की कहानी सुनकर हैरान रह गया। नीदा ने जानबूझकर एक मकसद के साथ सब कुछ किया और मैं उसके हाथों में खिलौना बन गई। बाबा की आंखों में मेरे लिए सिर्फ नफरत बाकी रह गई थी।
اس نے اپنی بیوی اور بچے کو کھو دیا۔ میں شرمندگی میں صبا کے سامنے جھک گئی، اور جب صبا نے مجھے بتایا اور چلی گئی تو اس نے میری نیلی نعت مانگی کیونکہ آپ کو اس کے جسم پر مجھ سے زیادہ نظر آتی ہے۔ مجھے محسوس ہوا جب صبا کے الفاظ نے مجھے زمین میں دفن کر دیا۔ وقت میں جذبے کے ہاتھوں میں اپنی جان کھو دی، اور اب وہ صبا کی طرف آنکھیں اٹھا کر جی سکتا ہے۔ کچھ عرصے بعد نیڈا نے مجھے بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ وہ ہر بار مجھ سے بہت زیادہ رقم مانگتی تھی اور دھمکی دیتی تھی کہ اگر میں نہ کہوں تو میری تصویر وائرل کر دے گی۔ میں نے اپنے آپ کو ایک سادہ 14 سالہ معصوم لڑکی سمجھا، اور یہ دراصل ایک فتنہ تھی جس نے میری پوری زندگی برباد کر دی۔ اگلی قسط کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔